एक समय था जब अर्थ प्लैनेट पर डायनासोर्स का साम्राज्य था। ये बहुत विशालकाय जीव थे। इनमें से लार्जेस्ट डायनासोर का वजन 12 हाथियों जितना था और इसलिए एक लंबे समय तक अर्थ प्लैनेट पर अपना राज चलाने वाले इन डायनासोर्स को ही माना गया सबसे विशालकाय जीव। लेकिन आज ये सच नहीं है, क्योंकि हमारे प्लैनेट अर्थ पर आज एक ऐसा एनिमल मौजूद है जो आकार में विशालकाय डायनासोर को भी बहुत पीछे छोड़ देता है और समुद्र की गहराइयों में गोते लगाते हुए अपना सफर पूरा किया करता है। और उस एनिमल का नाम है ब्लू व्हेल। वैसे सुनने में हैरानी होती है कि डायनासोर से बड़ा भी कोई हो सकता है, लेकिन सच में ऐसा ही है। अर्थ ओशंस को अपना आशियाना बनाने वाली ब्लू व्हेल अर्थ की लार्जेस्ट एनिमल है और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उसे गोते लगाते हुए देख सकते हैं। इस प्लैनेट के लार्जेस्ट एनिमल को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये वाकई में खुशी की बात है, क्योंकि डायनासोर्स को हम देख नहीं पाए, उनके बारे में बस सुनते ही आए हैं। तो अब बारी आ गई है अर्थ के इस सबसे विशालकाय जीव को करीब से देखने की, जानने की और ये समझने की कि हमें इस एंडेंजर्ड स्पीशीज को विलुप्त होने से बचाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। ब्लू व्हेल का साइंटिफिक नेम बालेनोप्टेरा मस्कुलस है। ज्यादातर ब्लू व्हेल्स का साइज 70 से 80 फीट तक होता है, लेकिन एक ब्लू व्हेल का साइज 108 फीट भी हो सकता है। इसका मतलब 3 स्कूल बसेस को अगर एक के पीछे एक खड़ा कर दिया जाए तो जितनी लंबाई होगी उतनी लंबी होती है एक ब्लू व्हेल। क्या आप इसे इमेजिन कर पा रहे हैं? लंबाई के बाद अब इनका वजन जाने तो ये भी कुछ कम नहीं होता, क्योंकि एक ब्लू व्हेल का वजन 30 हाथियों जितना तो होता ही है। और आप जानते हो कि प्रेजेंट टाइम में जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर हाथी ही है और उसका वजन लगभग 6 टन तक होता है। ऐसे में एक ब्लू व्हेल का वजन तो 30 हाथियों जितना होगा, यानी लगभग 180 टन। ये तो बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, कुछ ब्लू व्हेल्स का वजन तो 220 टन तक भी होता है। तो अब समझ में आया कि ब्लू व्हेल को इतना बड़ा खिताब कैसे मिला। अपने आप में एकदम अनोखे इस एनिमल की स्पीशीज में फीमेल ब्लू व्हेल मेल से थोड़ी बड़ी होती है। ब्लू व्हेल आर्कटिक ओशियन को छोड़कर अर्थ के बाकी सारे ओशंस में रहा करती है, यानी एंटार्क्टिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन इसके घर हैं। और क्योंकि आर्कटिक ओशियन साल के ज्यादातर समय बर्फ से ही ढका रहता है, इसलिए वहां रहना ब्लू व्हेल को राइट चॉइस नहीं लगती। इसकी 5 सब स्पीशीज हैं जो अलग अलग ओशन में रहा करती हैं, यानी एंटार्क्टिक ब्लू व्हेल्स, नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्थ पैसिफिक ब्लू व्हेल्स, पिग्मी ब्लू व्हेल्स, नॉर्थर्न इंडियन ओशन व्हेल्स और साउथ पैसिफिक ओशन व्हेल्स। तो इन 5 सब स्पीशीज में से एंटार्क्टिक ब्लू व्हेल्स सबसे बड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें ही कहा जाता है अर्थ का लार्जेस्ट एनिमल। लेकिन क्या महासागरों में यहाँ से वहां घूमती सैर करती ब्लू व्हेल ये जानती होगी कि वो ही है इस प्लैनेट पर सबसे विशाल जीव? शायद नहीं। शायद उसे पता ही नहीं कि वो कितनी ताकतवर है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो वो इतनी सिंपल जिंदगी नहीं जी रही होती। उसमें साम्राज्य करने की लालसा जाग जाती और फिर होता महासागरों में अपनी हुकूमत जमाने का तांडव। लेकिन ब्लू व्हेल तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसी है ब्लू व्हेल? ये जानने के लिए इस एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री में infinitystream.tv पर हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि साइज और वजन में डायनासोर्स को पीछे छोड़ देने वाली ब्लू व्हेल्स का इवोल्यूशन काफी हैरानी भरा है। इतने विशाल जीव की उत्पत्ति एक 4 पैरों वाले मैमल से हुई जो जमीन पर रहा करता था, वो भी आज से लगभग 48 मिलियन सालों पहले। ब्लू व्हेल का ये प्राचीन पूर्वज केवल 1.8 मीटर लंबा था और उसका नाम था पैकीसीटस। इसकी आगे आने वाली पीढ़ियां पानी में रहने के लिए अनुकूलित हो गई और धीरे धीरे ये पूरी तरह एक्वेटिक क्रिएचर डोरुडोन में बदल गई, जिसका साइज 4.5 मीटर हो गया। और उसी से आगे बढ़ते बढ़ते समय के साथ ब्लू व्हेल ने आकार ले लिया। ये वाकई में हैरानी भरा है। एवोल्यूशन के बाद ये रूप पाने वाली इन ब्लू व्हेल्स का कनेक्शन हिप्पोपोटामस से भी है। भले ये दोनों एनिमल्स बहुत अलग दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के सबसे करीबी रिश्तेदार कहे जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के ही पूर्वज स्थलीय जीव थे और उनमें कुछ समानताएं भी थी। एक्चुअली ये एवोल्यूशन कितनी अद्भुत यात्रा होती है ना, कितना अनोखा प्रोसेस जिसमें धीरे धीरे समय के साथ बदलाव होते जाते हैं
और जीव का एक नया रूप निकल कर आता है, बिल्कुल जैसे ब्लू व्हेल का। ब्लू व्हेल का कलर ब्लू से ग्रे हुआ करता है, जो पानी के नीचे हल्का नीला दिखाई देता है। बस इसलिए इसे ब्लू व्हेल कहा जाता है। ये अर्थ का लार्जेस्ट एनिमल होने के साथ साथ लार्जेस्ट मैमल भी है। लेकिन बनावट में तो ये किसी फिश जैसी नजर आती है, तो फिर ये मैमल कैसे है? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें फिश और ब्लू व्हेल के बीच के फर्क को समझना चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जैसे ब्लू व्हेल लार्जेस्ट मैमल है, ठीक वैसे ही व्हेल शार्क लार्जेस्ट फिश है। ओके, अब फिश तो कोल्ड ब्लडेड होती है, जबकि मैमल होने की वजह से ब्लू व्हेल वार्म ब्लडेड होती है, और इसलिए इन्हें अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। इसके लिए इनकी त्वचा के नीचे फैट की एक थिक लेयर होती है, जिसे ब्लबर कहते हैं। ये कोल्ड क्लाइमेट्स में ब्लू व्हेल के वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट को गर्म बनाए रखता है, जबकि फिश को ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। ब्लू व्हेल लंग्स से सांस लेती है, जबकि फिश गिल्स से। और हाँ, ब्लू व्हेल्स में मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनसे सीक्रेट होने वाले मिल्क से इनके बच्चे को नरिशमेंट मिलता है, जबकि फिश में ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि भले ही ब्लू व्हेल की बनावट फिश जैसी नजर आती है, लेकिन असल में फिश और ब्लू व्हेल में बहुत अंतर होता है। और ब्लू व्हेल की ऐसी बनावट का रीजन बस इतना है कि ये पानी में सरवाइव कर सके। इसकी बॉडी लॉन्ग और स्लेंडर शेप लिए होती है। इसकी त्वचा बहुत बार धब्बेदार नजर आती है, जिसका रीजन व्हेल लाइस जैसे परजीवी होते हैं, जो व्हेल की स्किन पर चिपक कर रहते हैं और हटाने पर गड्ढे और निशान छोड़ जाते हैं। ब्लू व्हेल का मुंह बहुत ही बड़ा होता है, और उसे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसके थ्रोट से चेस्ट तक लगभग 100 ग्रूव्स भी पाए जाते हैं। इसकी पूंछ पानी के अंदर ब्लू व्हेल की बॉडी को आगे धकेलने में मदद करती है। इस पूंछ पर फिन पाए जाते हैं, जिन्हें फ्लूक कहते हैं। हर एक फ्लूक यूनिक होता है, बिल्कुल एक ह्यूमन फिंगरप्रिंट की तरह। साइंटिस्ट इन फ्लूक्स का यूज करके एक व्हेल की हैबिट्स और माइग्रेशन को मॉनिटर करते हैं। इसकी जीभ के बारे में सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ब्लू व्हेल की तो जीभ ही एक हाथी के वजन के बराबर होती है। इसका दिल भी कुछ कम नहीं है। ये इतना बड़ा है कि इसका वजन 900 किलोग्राम तो आप मान ही लीजिए, जो एक छोटी कार जितना होता है। और इसलिए इस लार्जेस्ट मैमल का हार्ट भी एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा हार्ट है। ये इतना तेजी से बीट करता है कि सोनार इक्विपमेंट के जरिए इसकी आवाज 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। और इसके एक्सेल करने के तरीके को अगर आप पास से देख ले तो शायद खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि वाटर सरफेस पर आकर ब्लू व्हेल जब सांस छोड़ती है तो ये किसी करतब जैसा ही लगा करता है, क्योंकि एक्सेल टाइम पर प्रेशराइज्ड एयर का एक बादल जैसा बनता है, जो 9 मीटर तक ऊंचा जा सकता है। कमाल का नजारा है ये तो। ऐसा करने के लिए ब्लू व्हेल के पास ब्लो होल्स होते हैं। ये 2 ब्लो होल्स हम इंसानों की नाक की तरह होते हैं। ये ब्लू व्हेल के सिर के ऊपर होते हैं, और इनके जरिए बहुत तेजी से ऑक्सीजन एक्सचेंज कर पाना ब्लू व्हेल के लिए पॉसिबल हो पाता है। ब्लू व्हेल मैमल है, इसलिए लंग्स से ब्रीदिंग करती है, और इसी रीजन से इन्हें पानी से बाहर सांस लेने के लिए आना पड़ता है। ये हर 5 से 15 मिनट में पानी के ऊपर सांस लेने आती है, लेकिन जरूरत पड़े तो ज्यादा टाइम तक भी सांस लिए बिना पानी के अंदर रह सकती है। वाटर सरफेस पर आकर के ये अपने ब्लो होल से जल्दी से एक्सेल करती है और एक डीप ब्रीथ लेकर फिर से ओशन में चली जाती है। हर ब्लो होल पर एक मस्कुलर फ्लैप होता है, जो कि इसे कवर करता है, और पानी के अंदर रहते टाइम ये फ्लैप इन ब्लो होल्स को एक वाटर टाइट सील की तरह बचाती है। ये ब्लो होल्स इतने बड़े होते हैं कि इनमें इंसान का एक छोटा बच्चा आराम से घुटनों के बल चल सकता है। ब्लो होल्स भले ही काफी बड़े हों, लेकिन ब्लू व्हेल्स के बॉडी की साइज के कंपैरिजन में इनकी आंखें बहुत ही छोटी होती हैं, और इनकी आईसाइट भी कमजोर ही होती है। लेकिन ब्लू व्हेल्स की हियरिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। इनके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, लेकिन ये एयर साइनसेस और बोन्स से साउंड को डिटेक्ट कर लेती है। अपने कानों की मदद से ये पता लगा पाती है कि पानी के अंदर साउंड्स कहाँ से आ रही हैं, और ये ओशन में 1000 मील दूर से आने वाली दूसरी ब्लू व्हेल्स की आवाजें भी सुन लेती है। इनके कान इनकी एज भी बता सकते हैं, क्योंकि इनके कानों में वैक्स की लेयर्स को काउंट करके इनकी एज पता की जा सकती है। और साइंटिस्ट ने जिस ओल्डेस्ट व्हेल की एज इस तरीके से पता लगाई थी,
उसकी एज लगभग 100 साल थी। वैसे एक ब्लू व्हेल की एवरेज एज 80 से 90 साल होती है। इन लंबी उम्र वाली विशाल ब्लू व्हेल्स की आवाजें भी बहुत ही बुलंद होती है, जो 200 डेसिबल्स तक पहुंच सकती है। ये तो बहुत ज्यादा लाउड है, इतना तो जेट इंजन की आवाज भी नहीं होती। तभी तो लार्जेस्ट होने के साथ साथ ब्लू व्हेल अर्थ के लाउडेस्ट एनिमल्स में भी शामिल है। ये ऑडिबल और इंफ्रासोनिक फ्रिक्वेंसी की रेंज में आवाज निकालती है, जो 14 से 40 हर्ट्ज की रेंज में होती है। इनमें से ऑडिबल साउंड्स को ह्यूमन ईयर्स सुन पाते हैं, जबकि इंफ्रासोनिक साउंड्स को नहीं सुन पाते। अपनी आवाज के जरिए ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं। अपना अग्रेशन दिखाने के लिए भी ये कई तरह की आवाजें निकालती हैं और अपनी मीटिंग पार्टनर को बुलाने के लिए भी इन्हीं आवाजों का इस्तेमाल करती हैं। इनमें सबसे कॉमन साउंड होते हैं क्लिक्स, विसल्स और पल्स्ड कॉल्स। क्लिक्स के जरिए ब्लू व्हेल पानी के अंदर अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढा करती हैं और आसपास की चीजों को पहचानने के लिए इन साउंड्स का यूज करती हैं। जब साउंड वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है, तो ब्लू व्हेल को उस ऑब्जेक्ट की शेप का पता चल जाता है। क्लिक्स के जरिए ब्लू व्हेल ये भी पता लगा सकती है कि उसके आसपास कोई फ्रेंडली एनिमल है या शिकारी। विसल्स और पल्स्ड कॉल्स का यूज ब्लू व्हेल्स सोशल एक्टिविटीज के दौरान करती हैं। ये देखकर तो समझ में आता है कि ये ब्लू व्हेल्स बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट एनिमल भी होती है और अपनी अलग अलग आवाजों के जरिए ये अपने इमोशंस को भी शेयर करती हैं। जब ये उदास होती है, तब इन्होंने अपने किसी खास को खो दिया होता है या फिर ये अकेला महसूस कर रही होती हैं, तो उदासी भरी आवाजें निकालती हैं जो किसी सैड सॉन्ग जैसी सुनाई देती हैं। इसलिए इन साउंड्स को व्हेल सॉन्ग्स भी कहा जाता है। अब इनके लिए हम इंसानों की तरह आंसू बहाना तो पॉसिबल नहीं होता ना, क्योंकि इनके पास टीयर ग्लैंड्स ही नहीं होती जिनसे कि आंसू बनते हैं और आंखों से बहकर मन को हल्का कर देते हैं। इसलिए ये अपने सॉन्ग्स के जरिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया करती हैं और अपने टच सेंस के जरिए ये ब्लू व्हेल्स अपने रिश्ते निभाती है, खासकर अपने बच्चों के साथ, जिनके साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करती है। ब्लू व्हेल 5 से 15 साल की उम्र में सेक्सुअली मैच्योर होती हैं और उसके बाद हर 2 से 4 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। इनमें जेस्टेशन पीरियड लगभग 1 साल का होता है। ब्लू व्हेल के बच्चे को काफ कहा जाता है और ये एनिमल किंगडम में सबसे तेजी से बढ़ते हुए बच्चे होते हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में ये पूरी तरह अपनी माँ की देखरेख और उसके दूध से मिलने वाले पोषण पर निर्भर होते हैं। ब्लू व्हेल एक अच्छी माँ साबित होती है क्योंकि ये अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती है। ब्लू व्हेल की ही तरह उसके बच्चे भी साइज में बहुत बड़े होते हैं। ये एनिमल किंगडम के बाकी सारे बच्चों को पीछे छोड़ने का दम रखते हैं, क्योंकि जन्म के समय से ही ये लगभग 23 फीट लंबे होते हैं। इतना तो एक एडल्ट मेल अफ्रीकन एलिफेंट का साइज होता है, जिसे प्रेजेंट टाइम में अर्थ पर पाया जाने वाला लार्जेस्ट लैंड एनिमल माना जाता है। ब्लू व्हेल के इन बच्चों का वजन 2 टन तक का होता है। इनका आकार देखकर हमें भले ही ये बच्चे ना लगे, लेकिन अपनी माँ के लिए तो ये बच्चे ही होते हैं, जिन्हें सुरक्षित रखना इनकी माँ अपनी जिम्मेदारी समझती है। जन्म के बाद पहले साल में ये बच्चे हर एक दिन में 91 किलो एक्स्ट्रा वजन गेन करते जाते हैं और 6 महीने के होने तक में इनकी लेंथ लगभग डबल हो जाती है। यानी 6 महीने का ब्लू व्हेल का बच्चा लगभग 46 से 50 फीट तक लंबा हो जाता है। 6 से 7 महीने का होने तक मदर ब्लू व्हेल का बच्चा उसके साथ साथ ही रहता है और अपनी माँ से जिंदगी की ये सीख लेता रहता है कि कैसे सांस लेना है, कैसे शिकार करना है, किससे बचाव करना है और ऐसी हर जरूरी बात ये अपनी माँ से सीखता है जो सरवाइव करने के लिए जरूरी होती है। इस माँ और बच्चे का रिश्ता काफी गहरा होता है और इन्हें अक्सर साथ साथ देखा जा सकता है। लेकिन ब्लू व्हेल जितना अपने बच्चे के साथ रहा करती है, उतना दूसरी फीमेल ब्लू व्हेल्स या ब्लू व्हेल्स ग्रुप के साथ नहीं देखी जाती, क्योंकि ज्यादातर समय इन्हें अकेले बिताना ही पसंद होता है। और फिर इस विशालकाय जीव को किसी बड़े खतरे का इतना डर भी तो नहीं होता, जिससे बचने के लिए ये झुंड में रहकर अपना बचाव करना चाहे। ये तो पूरे समंदर में कहीं भी सैर कर सकती हैं, अकेले रहते हुए अपने दिन आराम से गुजार सकती हैं। हाँ, लेकिन हर समय अकेले रहना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए शायद कभी कभी ये ब्लू व्हेल छोटे ग्रुप में शामिल भी हो जाती हैं। ऐसा अक्सर माइग्रेशन के समय और मेटिंग के समय ज्यादा देखा जाता है।
इनके ग्रुप को पॉड कहा जाता है, जिसके साथ ये सैर पर निकल जाती हैं। शायद इन्हें घूमना बहुत पसंद होता है, इसलिए अपनी गर्मियां ये ध्रुवीय क्षेत्रों में गुजारती हैं और सर्दियों में भूमध्य रेखा के नजदीक आ जाती हैं। इतना लंबा सफर तय करना आसान तो नहीं होता होगा, लेकिन ब्लू व्हेल के इस माइग्रेशन की असली वजह होती है खाने की तलाश करना, ताकि भरपेट खाना मिल सके। और बच्चे को जन्म देने के लिए सही क्लाइमेट की जरूरत इन्हें महसूस होती है। इसलिए तो ये मौसम के बदलाव के साथ कभी ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में चली जाती हैं, तो कभी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के नजदीक गर्माहट लेने पहुंच जाती हैं। इनमें ब्रीडिंग यानी प्रजनन सर्दियों के दिनों में भूमध्य रेखा के नजदीक गर्म पानी में ही होता है। माइग्रेशन के दौरान ये 5 माइल्स पर आवर की स्पीड से तैरा करती है, लेकिन जरूरत पड़े तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये 20 माइल्स पर आवर की स्पीड भी पकड़ सकती हैं। इनका स्मेल और टेस्ट का सेंस काफी लिमिटेड होता है, लेकिन एक ब्लू व्हेल का मुंह इतना बड़ा होता है कि उसमें 100 लोग आराम से समा सकते हैं। ऐसे में आपको ये सोचना नेचुरल होगा कि ये सबसे बड़ा जीव तो बड़े जानवरों का ही शिकार करता होगा, यानी ब्लू व्हेल के शिकार बहुत वजनदार और आकार में भी विशाल ही हुआ करते होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लू व्हेल कार्निवोरस यानी मांसाहारी तो होती है, लेकिन ये किसी बड़े जानवर को अपना शिकार नहीं बनाती, बल्कि इसका फेवरेट फूड तो क्रिल होते हैं, जो कि बहुत ही छोटे जीव हैं। सुनकर हैरानी हुई ना? लेकिन अभी तो ब्लू व्हेल के खाने के तरीके को जानना भी बाकी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक है। इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ब्लू व्हेल एक बलीन व्हेल है, जिसे टूथलेस व्हेल भी कहते हैं। असल में व्हेल्स 2 तरह की होती हैं, टूथलेस या बलीन व्हेल और टूथ व्हेल। जहाँ टूथ व्हेल्स के दांत होते हैं, वहीं टूथलेस व्हेल के नहीं होते। टूथ व्हेल में डॉल्फिन्स आती है, जो ऐसी व्हेल्स है जिनके लिए पेंगुइन और फिश खाना पॉसिबल है और इंसानों के साथ दोस्ती करना भी। वहीं टूथलेस यानी बलीन व्हेल होने की वजह से ब्लू व्हेल के मुंह में दांत नहीं होते। अब बिना दांतों के तो ये बड़े शिकार को पकड़कर चबा नहीं सकती। ऐसे में इसका पेट भरने के लिए इसके मुंह में दांतों की जगह बलीन प्लेट्स हुआ करती हैं, जो किसी छलनी की तरह काम करती है। ये बलीन प्लेट्स कैरेटिन प्रोटीन की बनी होती है और ये प्रोटीन बलीन को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाता है। आपको पता है, हमारे बाल और नाखून भी इसी प्रोटीन के बने हैं। जब ब्लू व्हेल को भूख लगती है तो वो ऐसे एरिया में पहुंच जाती है जहां इसके फेवरेट फूड क्रिल के झुंड पाए जाते हैं और सही जगह चुनकर ये अपना बड़ा मुंह खोल लेती है, जिसमें ढेर सारा पानी चला जाता है और उसके साथ साथ बहते हुए क्रिल का झुंड भी ब्लू व्हेल के मुंह के अंदर पहुंच जाता है। अब इसके बाद काम शुरू होता है बलीन प्लेट्स का, जो क्रिल को पानी से अलग करती हैं, फिल्टर करती हैं और फिर क्रिल जाते हैं ब्लू व्हेल के पेट में और मुंह में भरे पानी को ब्लू व्हेल पूरे फोर्स के साथ बाहर निकाल देती है। इतना सारा पानी मुंह में भरने के लिए ब्लू व्हेल के गले पर जो ग्रूव्स पाए जाते हैं वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तभी तो ये पॉसिबल हो पाता है। लेकिन इतने छोटे जीव को खाने से दुनिया के सबसे बड़े जीव का पेट कैसे भर सकता है? यही सोच रहे हैं ना आप? तो देखिए, क्रिल भले ही स्मॉलेस्ट एनिमल्स में गिने जाते हो, लेकिन इनकी खासियत यह है कि ये बहुत बड़े झुंडों में रहा करते हैं। ऐसा करने का इनका रीजन शिकारी से बचाव करना होता है, ताकि हमला होते ही ये पीछे की तरफ भाग निकले। लेकिन अब हर क्रिल तो बच नहीं सकता ना, इसलिए इन मिलियन क्रिल्स के झुंड की तरफ अपना मुंह खोलकर एक ब्लू व्हेल एक बार में लगभग 1000 किलो तक क्रिल खाकर अपना पेट भरती है। और एक दिन में इसे भी तो कई बार भूख लगती है, इसलिए ये एक दिन में 4000 किलो तक क्रिल खा जाती है। गर्मियों में इसकी डाइट इससे थोड़ी ज्यादा ही होती है। ऐसे में लगता है कि क्रिल को गर्मियां बिल्कुल भी पसंद नहीं होती होगी। ये क्रिल हर ओशन में भारी तादाद में मौजूद रहते हैं। ऐसे में ब्लू व्हेल को खाने की ज्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ती और फिर ये ब्लू व्हेल की न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा भी तो करते हैं। इस फेवरेट फूड के अलावा ब्लू व्हेल जरूरत पड़ने पर फिश जैसी डाइट से भी काम चला लेती है। ये सब जानकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि ब्लू व्हेल भले ही बहुत बड़ी और ताकतवर जानवर है, लेकिन इसके बावजूद ये एक अग्रेसिव एनिमल नहीं नजर आती। ये अपनी दुनिया में पानी के अंदर यहाँ से वहाँ घूमती, गाती और खाने का लुत्फ उठाती हुई खुश है। हाँ, लेकिन जब कोई इसे परेशान करता है या इसे खतरा महसूस होता है तो अपने बचाव के लिए हमला बोल सकती है। ये इंसानों की बोट पर अटैक कर सकती है और अगर बहुत शोर महसूस करे तो भी ये आक्रामक हो सकती है।
अब आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर एक ब्लू व्हेल को गुस्सा आ जाए तो वो किस तरह एक इंसान को जख्मी कर सकती है। अब ऐसे में ये समझना बेहतर होगा कि ब्लू व्हेल का नेचर अग्रेसिव नहीं होता, लेकिन उसे अग्रेसिव होने के लिए मजबूर भी नहीं किया जाना चाहिए और बाकी एनिमल्स की ही तरह इसे दूर से ही देखना चाहिए। क्या पता किस समय वो क्या महसूस कर रही हो, क्या पता उसे याद आ जाए कि इंसानों ने बीते समय में उसके अपनों को किस तरीके से मारा है, किस तरह बेवजह उनका शिकार किया है, कितने ही बच्चों को उनकी माँ से अलग किया है और कितनी ब्लू व्हेल्स ने अपनी आवाज के जरिए अपना दुख बयां किया है, जिसे सुनकर भी अनसुना कर दिया गया है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इंसान ये जान गए थे कि ब्लू व्हेल को बेवजह गुस्सा तो आता ही नहीं और ये इंसानों का शिकार करने और उन्हें मारने का कोई इरादा भी नहीं रखती। शायद हमें पता चल गया था कि ब्लू व्हेल किसी इंसान को खा नहीं सकती क्योंकि उसके पास दांत नहीं होते और एक इंसान को निगलने के लिए उसका मुंह भले ही बड़ा हो लेकिन गला बहुत ही छोटा होता है। तो जरूर इन्हीं बातों को समझकर इंसानों ने इस विशालकाय जीव से डरना नादानी समझा और इसका शिकार करके फायदा उठाने की अपनी फितरत को आगे बढ़ने दिया। तभी तो ब्लू व्हेल के ब्लबर से ऑयल बनाने के लिए और इनके मीट के लिए इनका इतना शिकार किया गया कि इनका अस्तित्व ही संकट में आ गया। इसके बलीन का यूज फैशन इंडस्ट्री में इतना ज्यादा होने लगा कि इस जरूरत को पूरा करने के लिए लगातार ब्लू व्हेल को मारा जाता रहा। ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई और शायद आज भी ये डायनासोर की तरह खत्म हो चुकी होती अगर इसे बचाने के लिए एंडेंजर्ड स्पीशीज डिक्लेयर ना कर दिया जाता। अब जाकर ब्लू व्हेल ने थोड़ी राहत की सांस ली है क्योंकि अब उसका शिकार करने पर पूरी तरह से रोक लगी है और उसे अपनी ही दुनिया में चैन से रहने की थोड़ी परमिशन मिली है। अब तक तो वो शायद समझ ही गई होगी कि भले ही उसका आकार इंसान से काफी बड़ा है, लेकिन सेल्फिशनेस में वो शायद ही कभी इंसानों की बराबरी कर पाए। और वैसे भी शिकार जैसे खतरों के अलावा बड़े बड़े जहाजों से टक्कर लगने पर भी तो ब्लू व्हेल जख्मी होती आई है। उसकी चोट पर मरहम कौन लगाता होगा, सोचकर देखना। और फिर उसके सामने पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े करने वाला भी तो इंसान ही है। हो सकता है कि उसे इंसानी खतरे से निपटना जितना मुश्किल लगता हो, उससे आसान तो समुद्री खतरे लगा करते होंगे, क्योंकि उसके शिकारियों में सबसे बड़ा तो इंसान ही है। और उसके बाद है ओरका, जिसे किलर व्हेल भी कहा जाता है। ये असल में एक टूथड व्हेल है और लार्जेस्ट डॉल्फिन है। ये ओरका इंसानों के साथ भले ही फ्रेंडली बिहेवियर शो करती हो, लेकिन ब्लू व्हेल से तो इसका 36 का आंकड़ा है। इसलिए ब्लू व्हेल से इसकी दोस्ती नहीं है, बल्कि ये तो उसकी सबसे बड़ी समुद्री दुश्मन और शिकारी है। ब्लू व्हेल के प्रति इसके अंदर इतना अग्रेशन होता है कि साइज में उससे बहुत छोटी होने के बाद भी ये उस पर हमला बोल सकती है। अकेले ऐसा करना तो इसके बस की बात नहीं, लेकिन झुंड में आकर ये ब्लू व्हेल पर लगातार हमले कर सकती है। यूं तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ही कम है जिनमें ये किलर व्हेल अपने इरादों में कामयाब रही हों, लेकिन कभी जब ये किलर बहुत बड़े झुंड में साथ आती है तो इनका पलड़ा भारी हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में अपने बचाव की बहुत कोशिशों के बावजूद ब्लू व्हेल को हार माननी पड़ती है और वो अपनी जान गंवा देती है। इन किलर व्हेल्स का आसान निशाना ब्लू व्हेल का बच्चा होता है, जिसे वो माँ से अलग कर देते हैं और फिर उस पर अटैक करते हैं। इस समय आप भी मेरी तरह यही महसूस कर रहे हैं ना कि समंदर की जिन लहरों को देखकर हम अपने मन की हलचल को शांत करना चाहते हैं, उन लहरों के नीचे की दुनिया में कितनी ज्यादा हलचल हुआ करती है, शायद हमारे मन की हलचल से भी बहुत ज्यादा। अब सवाल यह है कि जब किलर व्हेल का अग्रेशन एक ब्लू व्हेल पर भारी पड़ सकता है, तो क्या एक शार्क भी ब्लू व्हेल को हरा सकती है, मात दे सकती है? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शार्क और ब्लू व्हेल एक दूसरे का शिकार करने में इंटरेस्टेड नहीं होती है। ब्लू व्हेल शार्क को खा नहीं सकती और शार्क दांत होने के बावजूद ब्लू व्हेल के इतने बड़े साइज से टकराना नहीं चाहती। इनका सामना भी अक्सर नहीं हुआ करता होगा क्योंकि ब्लू व्हेल महासागरों में रहती है, तो शार्क ज्यादातर तटीय जल में रहना पसंद करती हैं। लेकिन फिर भी अगर मान ले कि कभी इनका आमना सामना हो जाए, तो ब्लू व्हेल अपनी ताकत के दम पर इसे आसानी से मात दे सकती है। लेकिन अगर शार्क बहुत अग्रेसिव मूड में हो और उसका इरादा ब्लू व्हेल को पछाड़ने का ही हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्लू व्हेल पर भारी पड़ जाए और उसे मात दे दे, क्योंकि अग्रेशन में तो ब्लू व्हेल शायद ही शार्क से जीत पाएगी।
आपको क्या लगता है जब कभी एक ब्लू व्हेल ऐसी टफ सिचुएशन का सामना करती होगी जिसमें उसकी नॉन अग्रेसिव बिहेवियर का फायदा उठाकर उस पर हमला बोल दिया जाता होगा, तब क्या ब्लू व्हेल ये नहीं सोचती होगी कि मुझ में अग्रेशन क्यों नहीं है? अगर होता तो आज मैं इन शिकारियों से खुद को बड़ी आसानी से बचा भी लेती और इन पर अपना खौफ भी बनाकर रख पाती। खैर, उसके मन की तो वही जाने, लेकिन हमें तो अपने मन की जाननी ही चाहिए। क्या हम नहीं जानते कि अपने लालच के लिए किसी को भी तंग करना सही नहीं होता? शायद हम ये नहीं जानते कि इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने के लिए ब्लू व्हेल कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। ये फूड चेन को स्टेबल बनाए रखने में मदद करती है। बहुत सारे मरीन एनिमल्स को एक साथ खाकर ये मरीन एनवायरनमेंट की हेल्थ को बेहतर बनाए रखती है। अपने लॉन्ग माइग्रेशन रूट्स के थ्रू भी ये समुद्र में दूर तक न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करती है। इनका तो बॉडी वेस्ट भी बहुत यूजफुल होता है। इसमें इतना न्यूट्रिशन होता है कि ये पूप फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये फाइटोप्लैंक्टन एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ये पानी में रहने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अर्थ प्लैनेट के 70% ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाए तो उसका सीधा असर इंसानी जिंदगी पर भी पड़ेगा। हमें जल्द से जल्द ये समझ लेना चाहिए और सबसे जरूरी है ब्लू व्हेल को तकलीफ देने की बजाय उसकी फिक्र करना और उसे बचाने की कोशिश करना। और इसलिए हर साल ब्लू व्हेल और उसकी जैसी तमाम व्हेल्स को सपोर्ट करने, एप्रिशिएट करने और इकोसिस्टम में इनके इम्पोर्टेंट रोल को याद रखने के लिए फरवरी महीने के 3rd संडे को वर्ल्ड व्हेल डे मनाया जाता है। और अब आप भी इस स्पेशल डे के बारे में जान चुके हो, तो व्हेल के सपोर्ट में अवेयरनेस स्प्रेड करने में बिल्कुल भी पीछे मत रहिएगा। हालांकि कभी किसी व्हेल को देखने का मौका मिले तो उसके ज्यादा पास जाने की बजाय दूर से ही उसे एप्रिशिएट कीजिएगा, चाहे वो ब्लू व्हेल ही क्यों ना हो। और आपके अंदर के डिस्कवरर और एक्सप्लोरर को अप्रिशिएट करने के लिए हम बहुत जल्दी ही फिर से मिलेंगे आपके लिए एक नई डॉक्यूमेंट्री लेकर। तब तक आप infinitystream.tv को एक्सप्लोर करते रहिए। यहाँ पर बहुत कुछ है आपके लिए। रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए धन्यवाद।